अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा उसका नाम मोनार्की एंड डेमोक्रेसी नेपाल था, लेकिन आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ द एथनिक कन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। आप जानते होंगे कि खाली 2 ही स्टेट्स साउथ एशिया में है जिन्होंने इंडिपेंडेंस से लेके टिल डेट तक एक स्टेबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश की है, और वो 2 स्टेट्स इंडिया और श्रीलंका है। लेकिन श्रीलंका में तो स्टेबल गवर्नमेंट थी, स्टेबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, वहाँ पे एथनिक कन्फ्लिक्ट्स थे जिन्होंने श्रीलंका में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। आज उसी एथनिक कन्फ्लिक्ट्स को हमें स्टडी करना है। अगर आप बोर्ड पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या क्या प्रॉब्लम्स थे और रिस्पॉन्स क्या रहा, काजेस क्या थे। इन्हीं कॉज को हम थोड़ा इन्हीं पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। पहले एथनिक कन्फ्लिक्ट समझते हैं। एथनिक कन्फ्लिक्ट है क्या? एथनिक कन्फ्लिक्ट सिंपली मींस द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द एथनिक ग्रुप्स। एथनिक ग्रुप्स, चाहे 2 एथनिक ग्रुप्स चाहे 3 एथनिक ग्रुप्स के बीच अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है उसी को एथनिक कन्फ्लिक्ट कहा जाता है। एथनिक ग्रुप्स आपको पता है, एथनिक ग्रुप्स आर एथनिसिटी। कोई भी ह्यूमन ग्रुप्स का कोई भी ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो कल्चर शेयर करते होंगे, लैंग्वेज शेयर करते होंगे, रिलीजन, एंसेस्ट्री, हिस्ट्री एट्सेट्रा। अगर किसी ह्यूमन ग्रुप में ये चीज़ें कॉमन है और कोई पॉपुलेशन ग्रुप जिसमें जिनकी हिस्ट्री सेम ही होगी, कल्चर सेम होगा और एंसेस्ट्री सेम होगी, तो रिलीजन भी सेम होगा, उस ग्रुप को हम एथनिक ग्रुप कहते हैं। जब ऐसे ग्रुप्स में कोई तनाव, कोई स्ट्राइफ स्टार्ट होता है, कोई कन्फ्लिक्ट, कोई वॉर स्टार्ट होता है, उसको तो ऑब्वियसली एथनिक वॉर भी कहा जा सकता है। एथनिक कन्फ्लिक्ट, एथनिक स्ट्राइफ और एथनिक वॉर, कन्फ्लिक्ट, स्ट्राइफ कह सकते हैं हम। और यही एथनिक कन्फ्लिक्ट श्रीलंका में हुआ था। यही एथनिक कन्फ्लिक्ट श्रीलंका में हुआ था। क्योंकि आपको पता ही है कि हिंदुस्तान की तरह ये भी कॉलोनी किसकी थी? ब्रिटिश कॉलोनी की थी। और हिंदुस्तान को 1947 में आज़ादी मिली और श्रीलंका को 1947 में आज़ादी मिली, 1948 में आज़ादी मिली। और 1948 से लेके since 1948 श्रीलंका have had stable democracy but faced ethnic conflicts। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1948 से लेके आज तक जो श्रीलंका था ये एक स्टेबल डेमोक्रेसी ऑर्गेनाइज एस्टेब्लिश करने में कामयाब रहा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रही? इट फेस्ड एथनिक कन्फ्लिक्ट्स। स्टेबल गवर्नमेंट रही, स्टेबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही, लेकिन एथनिक कन्फ्लिक्ट्स श्रीलंका में स्टार्ट हो गई। और ये किन किन के बीच हो गए? इट ऑकर्ड बिटवीन द मेजॉरिटी सिन्हेला कम्युनिटी एंड माइनॉरिटी तमिल कम्युनिटी। ये 2 कम्युनिटीज जो है इन्हीं के बीच क्या हुआ? एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। जो सिन्हेला कम्युनिटी है ये मेजॉरिटी कम्युनिटी है। ऑलमोस्ट 82% जो पॉपुलेशन है श्रीलंका की वो इन्हीं की है। और जो ये तमिल कम्युनिटी जो है इनकी पॉपुलेशन इज़ नियर अबाउट 9.7%। ये तमिल्स की पॉपुलेशन है। और एक इनकी पॉपुलेशन है, किनकी परसेंटेज है पॉपुलेशन की? सिन्हेला की। वैसे दिस मेजर कम्युनिटी इन द श्रीलंका। और तो अगर एक कन्फ्लिक्ट्स इन दोनों के बीच हो, इसके कुछ काजेस तो डेफिनेटली होंगे। बिना काजेस ऐसा नहीं हो सकता। ये काजेस क्या थे? फर्स्टली जो ब्रिटिश फेवरेटिज्म टू द तमिल्स। जब कॉलोनियल रूल था श्रीलंका में तो उस टाइम ब्रिटिश ने किनको फेवर किया था? तमिल्स को फेवर किया था, जो सिन्हेल्स को अच्छा नहीं लगा और बाद में उन्होंने बदला लेने की पूरी कोशिश की। सेकंड, जो सिन्हेलास थे they dominated the political regime. Sinhela's dominance in the political regime of the श्रीलंका। हाँ, क्योंकि इनकी ऑलरेडी मेजॉरिटी थी। ओवैसे जिनकी मेजॉरिटी होती है उन्हीं की गवर्नमेंट बनेगी। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे किनकी मेजॉरिटी ज़्यादा? हिंदूज़ की। तो ओवैसली अगर हम
देखेंगे तो गवर्नमेंट किनकी ज़्यादातर बनती है, हिंदूज़ की बनती है। अभी तक आपने कभी कोई मुस्लिम पीएम नहीं देखा होगा, या हिंदू से लेकर क्रिश्चियन से या किसी और कम्युनिटी से आपने पीएम नहीं देखा होगा एक्सेप्ट द हिंदूज़। इसी तरह से यहाँ पर क्या था, इनकी मेजॉरिटी ज़्यादा थी और वैसे इलेक्टोरेट भी ज़्यादा ही होंगे, इन्हीं के इलेक्टोरेट भी ज़्यादा ही होंगे। तो गवर्नमेंट किनकी थी, गवर्नमेंट इन्हीं की थी। गवर्नमेंट इन्होंने बनाई सिंस इंडिपेंडेंस, और जो ही इन्होंने गवर्नमेंट बनाई तो उन्होंने वो सब स्टेप्स किए जो डिस्क्रिमिनेटिव स्टेप्स थे अगेंस्ट द तमिल्स। तो फर्स्ट एक पॉइंट उन्होंने क्या किया, जो तमिल प्लांटेशन वर्कर्स थे और उन्होंने इंडिया से कहाँ, श्रीलंका माइग्रेशन की थी। इन्होंने इंडिया से श्रीलंका माइग्रेशन की थी और इन्होंने क्या किया, इनकी गवर्नमेंट ने, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने उनको डिसइनफ्रेंचाइज किया। क्या किया, डिसइनफ्रेंचाइज किया। इनफ्रेंचाइजमेंट इज द राइट टू वोट, तो उनको उस राइट से डिप्राइव किया गया। डिसइनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ द तमिल प्लांटेशन वर्कर्स who migrated to Sri Lanka from India। ये भी एक काज था इस कन्फ्लिक्ट का। और नेक्स्ट जो मैंने लिखा, सिन्हेला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। और इंडिपेंडेंस के बाद ही उन्होंने इस सिन्हेला को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया, जो तमिल्स को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इनकी जो मेजर लैंग्वेज थी, जो तमिल्स की मेजर लैंग्वेज थी, दैट वाज तमिल, तो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। ये भी एक कन्फ्लिक्ट लगा। हाँ, प्रेजेंट में आज तमिल भी श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन उस टाइम ये उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हेला थी, जो तमिल्स को अच्छी नहीं लगी। और सेकंड, सीलोन टू श्रीलंका 1972। इतना ही नहीं, उन्होंने क्या किया, 1972 में उन्होंने कंट्री का नेम ही चेंज किया। सिन्हालास जो ये थे, जो कम्युनिटी थी, इनकी जो गवर्नमेंट ही थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंट्री का नेम भी चेंज किया फ्रॉम सीलोन टू श्रीलंका, एंड दिस टू वाज रिजेंटेड बाय द तमिल्स। और जो नेक्स्ट रीजन मैंने लिखा है, बुद्धिज्म द प्राइमरी रिलीजन ऑफ श्रीलंका। जो बुद्धिज्म था, बुद्धिज्म को उन्होंने प्राइमरी रिलीजन बनाया श्रीलंका का। ये बात भी तमिल्स को रास नहीं आई। जो नेक्स्ट रीजन मैंने लिखा है, दैट इज didn't favor the concessions to the Tamils। जो तमिल्स जो डिमांड कर रहे थे कंसेशंस के लिए, लेकिन जो सिन्हेलाज की कम्युनिटी थी, उन्होंने उस कंसेशंस को फेवर नहीं किया। इंस्टेड उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि नहीं, किसी को कंसेशन नहीं मिलेगी। ये जो श्रीलंका लैंड है, ये जो श्रीलंका है, इट बिलोंग्स टू द सिन्हेलाज एंड जो बाकी लोग हैं, इनको क्या करना है, या तो चुपचाप करके रहना है, जैसे हम चाहते हैं, या तो इनको श्रीलंका छोड़ना पड़ेगा। और सेकंड, डिनाइड पॉलिटिकल, सोशल, सिविल, इकोनॉमिक राइट्स टू द तमिल्स। जो तमिल्स वहाँ पे रहते हैं, जो तमिल्स वहाँ पे आज भी जो वहाँ पे रहते हैं, 70% अगर हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में तमिल्स की, नॉर्थ और ईस्टर्न जो श्रीलंका है उसमें तमिल्स की ही पॉपुलेशन है। 70% उनकी पॉपुलेशन वहाँ पे है। जो उनको उस टाइम क्या किया जाता है, जो पॉलिटिकल राइट्स थे, सिविल राइट्स थे, सोशल राइट्स थे, इकोनॉमिक राइट्स थे, उनको डिनाई किया गया, उनको ये चीज़ें नहीं दी गई। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल दीज राइट्स। तो ये जब आप किसी कम्युनिटी के साथ इस तरह का सलूक करते हो, इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन वो फेस करते होंगे और इनको इस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो ओबियसली वो चुप रहने वालों में से नहीं होंगे। क्योंकि हर कोई भी कम्युनिटी हो, वो नहीं चाहते कि हमें एक डिग्निफाइड लाइफ से महरूम रखा जाए, हमें राइट से महरूम रखा जाए, हमारी बात ना सुनी जाए, हमें गवर्नमेंट में हिस्सा ना मिले। तो इन चीज़ों को कोई भी कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। तो ये तमिल्स की बात ही नहीं। उन्होंने भी एक्सेप्ट इन चीज़ों को नहीं किया। इन्होंने आवाज़ उठाई इस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। तो इनका जो रिस्पॉन्स रहा, वो रिस्पॉन्स मैंने यहाँ पे लिखा है। 1976 में तमिल लिबरेशन ऑफ लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम बनाया जाता है। LTTE
लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिल इलम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिल इलम। 1976 में इस लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिल इलम जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसको बनाया जाता, और इसको किसने बनाया? विलुपाला प्रभाकर ने। किसने बनाया? विलुपाला प्रभाकर ने बनाया। कब? 1976 में। और जो ही ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, नहीं, इन्होंने क्या डिमांड की? उन्होंने ये नहीं बोला कि हमें इन चीज़ों को खाली एड्रेस कर लो, नहीं, इन्होंने डायरेक्टली डिमांड किस चीज़ की? सेपरेट होमलैंड की। उन्होंने बोला हमें अलग ही छोड़ दो, हमें आज़ादी दे दो, हम अलग कंट्री बनाएंगे। और उस कंट्री का उन्होंने क्या नाम रखा? तामिल इलाम। उन्होंने बोला हमें सेपरेट होमलैंड दे दो, सेपरेट कंट्री दे दो, और उन्होंने अपनी तरफ से उसका नाम क्या रखा? तामिल इलाम। और जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई, ओब्वियसली अब इन्होंने सेपरेट होमलैंड भी डिमांड की, तो टेंशन्स तो बढ़ते ही गए होंगे, तो ओब्वियसली क्योंकि अब उन्होंने और एक डायमेंशन इसको ऐड किया, तो इससे वायलेशन बनती थी। तो 1983 में क्या होता है? 1983 में ये LTE जब इनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया गया, तो इन्होंने एक आर्मर्ड स्ट्रगल स्टार्ट की अगेंस्ट द श्रीलंकन फोर्सेस। LTE स्टार्टेड द आर्मर्ड स्ट्रगल अगेंस्ट द श्रीलंकन फोर्सेस। तो उन्होंने जब आर्मर्ड स्ट्रगल शुरू की, तो बहुत सारे सोल्जर्स को उन्होंने किल किया। नियर अबाउट 21 सोल्जर्स इन्होंने किल किए स्टार्ट में ही। तो उसने क्या किया? उससे क्या हुआ? इसने राइट्स को ट्रिगर किया। फोर्सेस विच ट्रिगर द राइट्स in which 2500 Tamils died. जब उन्होंने वार किया किन पर? जो श्रीलंका के सोल्जर्स हैं, जब इन पर उन्होंने वार किया, कुछ सोल्जर्स की डेथ हो गई, तो इसे राइट्स हो गई, पूरी श्रीलंका में राइट्स हो गए। तो उस राइट्स में क्या हुआ? 2500 तामिल्स मारे गए, और यहाँ से श्रीलंका में सिविल वॉर की शुरुआत हो जाती है। और फिर चूँकि जो तामिल्स थे, इनके कनेक्शन से, लिंक्स है इंडिया के साथ। अभी भी मैंने बोला कि बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने माइग्रेशन की थी, अब उनका ओरिजिन इंडिया में था, तो ऑलरेडी लिंक्स भी थे। क्योंकि हमारा अगर इंडिया में आप साउदर्न स्टेट ही देखोगे, तमिलनाडु है, जब तामिल्स रहते हैं तो लिंक्स थे। तो इसलिए इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने इंटरफेयर किया। कब? 1987 में। और 1987 इंडिया इंटरफियर्स, और वो एक श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ एक पीस अकॉर्ड कर लेते हैं। तो उस अकॉर्ड के थ्रू उन्होंने पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका भेजा। और उन्होंने पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका क्यों भेजा? उन्होंने इस इंटेंशन से भेजा, जो ये इलम है, जिसमें तामिल टाइगर जो है, वो जो श्रीलंकन फोर्सेस है, जो गवर्नमेंट है, इनके बीच क्या उनको करना था? सलाह करवाना था। इनके बीच जो टेंशन्स थे वो ख़त्म करने थे, जो इश्यूज थे उनको एड्रेस करने के लिए। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया, बट इंडियन पीस कीपिंग फोर्स स्टिल फेल्ड। इंस्टीड उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन तामिल टाइगर से ही लड़ना शुरू किया। और फिर प्रेसिडेंट, जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के, उन्होंने बोला नो, इट इज़ द इंटरफेरेंस इन द it's direct interference in the domestic affairs of the श्रीलंका by the India। तो उनके फोर्स की बुनियाद पर फिर फाइनली इंडिया ने क्या किया? विड्रू किया इन 1989 में। जो प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के, उन्होंने बोला ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस है, ये इंटरफियर कर रहा है हमारे डोमेस्टिक अफेयर्स में, तो हमें ये चीज़ पसंद नहीं है, ना हमें ये चीज़ मंजूर होगी, इसीलिए इंडिया को यहाँ से विड्रॉ करना होगा। और फाइनल जो इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्स वहाँ भेजा था, उन्होंने विड्रॉ किया कब? 1989 में। तो मसला वहीं पे रहा, तो कोई सोल्यूशन ये नहीं निकाल पाए। तो ओब्वियसली टेंशन्स और बढ़ते गए। और 2001 में एक नॉर्वे और साथ में आइसलैंड का भी रोल है, उन्होंने इंटरफियर किया। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, जो आपको कहाँ पे मिलेंगे? अगर आप देखोगे यूरोप में मिलेंगे, रशिया के लेफ्ट साइड में मिलेंगे, यूरोप में आपको टॉप में मिलेगा। अगर आप मैप चेक करोगे तो इन कंट्रीज़ ने इंटरफेयर किया, और इनके इंटरफेरेंस की वजह से एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ, सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ।
सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन द गवर्नमेंट एंड LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिनको सिंपली तमिल टाइगर्स कहती है, जिनको सिंपली तमिल टाइगर्स भी कहते हैं। इनके बीच एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ और ये सीज फायर एग्रीमेंट कब तक रहा? 2005 तक ये सीज फायर एग्रीमेंट रहा। और इसीलिए कहा जाता है अभी तक इतने इन 4 साल तक ये क्यों रहा? कहा जाता है कि जो वहाँ पे सुनामी आई थी, उस जो आइलैंड था, उस आइलैंड में बहुत डिवास्टेशन हो गई, उस बहुत सारी डेथ्स हो गई, उस डिवास्टेशन की वजह से वो ज़्यादातर उसी इनका जो ध्यान था, इनके जो इनका जो ध्यान था वो उसी चीज़ की ओर चला गया। तो यहाँ ओब्वियसली ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, लेकिन लाइफ बचाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, तो इन्होंने इस चीज़ को तब तक इग्नोर किया। लेकिन 2005 में क्या हुआ? 2005 में जब उसको कूप अप किया उस डिवास्टेशन को, तो जो फॉरेन मिनिस्टर थे श्रीलंका के, उसको असैसिनेट किया और इसको असैसिनेट किया, और उसके असैसिनेशन ने फिर से रीइग्नाइट किया कि इस कन्फ्लिक्ट को। 2005 assassination of foreign minister of Sri Lanka, which reignited conflict of both sides, which inflicted conflict and both sides violated ceasefire agreement। ceasefire agreement मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि जो assassination हो गई किसकी, जो फॉरेन मिनिस्टर थे श्रीलंका के, उसकी जो assassination हो गई, उसने उस कन्फ्लिक्ट को फिर से रीइग्नाइट किया। अभी तक पीस चल रहा था, 2001 में उन्होंने जो सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया था उसकी वजह से पीस चल रहा था, लेकिन इस असैसिनेशन ने उसको फिर से रिवाइव किया उस कन्फ्लिक्ट को। और दोनों साइड्स ने क्या किया? उस एग्रीमेंट को क्या किया? वायलेट किया। दोनों ने एक दूसरे पे हमला करना शुरू किया, बहुत यहाँ से भी बहुत सारी किलिंग्स की गई। और 2008 में गवर्नमेंट ने क्या फाइनली विड्रू किया, गवर्नमेंट ने फाइनली और फॉर्मली विड्रू किया फ्रॉम द सीज फायर एग्रीमेंट। फ्रॉम द सीज फायर एग्रीमेंट से उन्होंने क्या किया? सीज फायर एग्रीमेंट से उन्होंने फॉर्मली विड्रॉ किया एंड स्टार्टेड अपलोडिंग तमिल लिबरेशन लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम, LTT, इनको अपलोड करना स्टार्ट किया। जो एक कैबिनेट मिनिस्टर थे श्रीलंका के, उन्होंने अपने स्पीच में कैबिनेट में कहा कि इट इज़ यूजलेस टू टॉक टू दीज टर्मिनल्स नाउ। तो उसी की स्पीच से ही माना जाता है कि उन्होंने उस स्पीच को ही कंसिडर किया जाता है। दैट वाज द अनाउंसमेंट थ्रू विच श्रीलंकन गवर्नमेंट फॉर्मली विड्रू फ्रॉम द सीज फायर एग्रीमेंट, जो उसने स्पीच दी थी। और जो ही उन्होंने सीज फायर एग्रीमेंट से विड्रॉ किया, तो उन्होंने क्या ऑपरेशन स्टार्ट किया, किन के खिलाफ? इन्हीं तमिल टाइगर्स के खिलाफ ऑपरेशन स्टार्ट किया। और मकसद क्या था? इनको अपरूट करना, उनको ख़त्म करना। और 2009 में फाइनली जो श्रीलंकन की आर्मी थी, उन्होंने मेजर अटैक इन पे मेजर अटैक किया इन तमिल टाइगर्स पर, और बहुत सारों को किल किया गया, बहुत सारों को अरेस्ट किया गया। और इनके जो लीडर थे प्रभाकर, इनके जो लीडर विलुपाला प्रभाकर थे, उसको किल किया। और गवर्नमेंट ने क्या क्लेम किया? गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया कि हमने इनको डिफीट किया और इसको डिसबैंड किया, और कंट्री जो है हमारी, हमने उसको इस कन्फ्लिक्ट से रेस्क्यू किया और हमने कंट्री को लिबरेट किया। हाँ, ये इतनी कन्फ्लिक्ट्स रही जो आपने यहाँ से देखे, यहाँ तक रेस्पॉन्स भी आपने देखा। लेकिन इन इतने कन्फ्लिक्ट्स के बावजूद भी श्रीलंका की जो डेमोक्रेसी थी, उसकी स्टेबिलिटी पर कोई भी असर नहीं पड़ा, ना ही कभी डेमोक्रेसी पर भी कोई असर नहीं पड़ा। वो जैसे स्टेबल थी वैसे ही स्टेबल अंत तक रही। इतना ही नहीं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ, और वैसे जब आप देखते हो कि अगर किसी में कोई कन्फ्लिक्ट होता है, कोई अगर इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं या एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनकी वजह से ज़्यादा अगर किसी पर असर पड़ जाता है, वो किस पर पड़ जाता है? इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ जाता है। अभी अगर रिसेंटली आपने सुना होगा, अभी जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था बिटवीन पैलेस्टाइन एंड
इसराइल, बिटवीन फ़लस्तीन इसराइल, जो कि इसराइल भी अगर हम देखेंगे एक सुपर पावर है, बहुत ही डेवलप्ड नेशन है। तो वहाँ से भी जो इनके मिनिस्टर्स थे, जो इनके इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बोला कि अगर इसी तरह से वार चलता रहेगा तो इकोनॉमिक इनकी इकानमी बहुत डाउन होगी, और अगर इसी तरह से वार एक मंथ तक चला रहा तो चांसेस है कि रिसेशन वहाँ पे श्रीलंका में इसराइल में रिसेशन होने के बहुत सारे, इकोनॉमिक रिसेशन होने के बहुत सारे चांसेस है। इधर से कोविड भी चल रहा था, कोविड की वजह से ऑलरेडी इकोनॉमी डाउन हो गई थी। तो यहाँ पर भी जो अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है, कन्फ्लिक्ट से इकानमी डेफिनेटली डाउन होती है, कन्फ्लिक्ट से इकानमी डेफिनेटली डाउन होती है। जैसे कि आपने पाकिस्तान में भी देखा, यहाँ नहीं आपने सुना भी होगा कि वहाँ पर भी इनकी इकानमी अगर डाउन है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट्स, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट्स। अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पर श्रीलंका में कन्फ्लिक्ट्स थे, लेकिन इन कन्फ्लिक्ट्स के बावजूद भी इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन नहीं चली गई, बल्कि इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई। इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव अप हो गई, नेगेटिव में नहीं चली गई, डाउन नहीं हो गई। और इतना ही नहीं, इनके जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो लेवल थी वो भी हाई हो गई, ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल भी हाई हो गई। तो उसने उसको हाई लेवल तक अचीव किया। तो कन्फ्लिक्ट्स ने उन चीज़ों को इम्पैक्ट नहीं किया। एक छोटा जो टॉपिक हमें डिस्कस करना था आज, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और किसी जगह कोई क्वेश्चन होगा आप पूछेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको, जो 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली, लेकिन उसके बाद आज तक उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट बना के रखी। खाली अगर कुछ प्रॉब्लम्स थे, वो इतने कन्फ्लिक्ट्स किन के बीच थे, सिन्हालास के बीच थे और तामिल्स के बीच थे। वो काजेस मैंने यहाँ पर लिखे, जैसे ब्रिटिश फेवरेटिज्म और सिन्हाला डोमिनेंस पॉलिटिकल रिजिम, डिसइनफ्रेंचाइजमेंट और सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज, नेम चेंज ऑफ द कंट्री सीलन टू श्रीलंका, बुद्धिज्म एज अ रिलीजन, बुद्धिज्म एज अ प्राइमरी रिलीजन। ऑफिशियल रिलीजन आज अगर इनका यही है, श्रीलंका का बुद्धिस्ट कंट्री है श्रीलंका। और जो कंसिस्ट तामिल्स डिमांड कर रहे थे उनको सिन्हालास ने रिजेक्ट किया। जो इनके राइट्स थे उनको राइट से डिप्राइव किया गया। और फिर रिस्पांस ये रहा कि LTTE बनाई जाती है, तामिल टाइगर्स की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई। फिर उन्होंने एक सिविल वॉर स्टार्ट किया 1980s में। उन्होंने एक सिविल वॉर स्टार्ट किया किन के अगेंस्ट, तमिलनाडु के गवर्नमेंट के, श्रीलंका की गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और यहाँ से राइट्स भी शुरू हो जाते हैं, तो डेथ्स भी शुरू हो जाती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो जाती है। तो 1987 में फिर इंडिया इवेंट में आ जाता है, इंडिया की एंट्रेंस हो जाती है। और फिर 2001 में जब इंडिया फेल हो जाता है, फिर 2001 में नॉर्वे की एंट्रेंस हो जाती है। और 2005 तक उन्होंने जो पीस एग्रीमेंट ब्रोक किया था, उनकी ब्रोकिंग की वजह से पीस कब तक रहा, 2005 तक। लेकिन 2005 में एसेसिनेशन ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ने इस फिर से रीइग्नाइट किया, उस पूरे एपिसोड को रिवाइव किया, उस कन्फ्लिक्ट को रिवाइव किया। तो वायलेशन, सीज फायर एग्रीमेंट की वायलेशंस हो गई। फिर 2008 में उन्होंने विड्रॉ किया, श्रीलंका गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया सीज फायर एग्रीमेंट से। और 2009 में उन्होंने एक अटैक लॉन्च किया, एक मेजर अटैक लॉन्च किया श्रीलंका की आर्मी ने, किनके खिलाफ, तामिल टाइगर्स थे इनके खिलाफ। और फाइनली उन्होंने इसको डिसबैंड किया, उसका जो लीडर था उसको किल किया, और इसको बहुत ही वीक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। लेकिन सिविल वॉर मानते हैं हम 2009 में ख़त्म हो गया, लेकिन जो तामिल्स की डिमांड है वो अभी भी उधर ही है, वो अभी भी डिमांड कर रहे हैं, वो अभी भी इलम को ही फेवर करते हैं, इस तामिल इलम को ही फेवर कर लेते हैं। हाँ, आज अगर हम देखेंगे जो राइट्स उनकी है, जैसे पॉलिटिकल, जैसे बाकी राइट्स है, उनको इस तरह से उनकी ग्रॉस वायलेशन नहीं की जाती है। देयर इज़ नो ग्रॉस वायलेशन एज यू सॉ इन दिस पीरियड, ग्रॉस वायलेशन ऑफ द राइट्स एज यू सॉ इन दिस पीरियड, इस तरह की वायलेशन नहीं की जाती है। लेकिन जो अभी जो टॉर्चर, जो बाकी चीज़ें हैं वो अभी भी की जाती है। और मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन तामिल्स की इस टाइम डिस्प्लेस हो गई थी, जिन्होंने माइग्रेशन की थी, कुछ कनाडा चले गए, कुछ USA चले गए, कुछ इंडिया चले गए, वो अभी भी डिस्प्लेस्ड है, इनको रिहेबिलिटेट नहीं किया गया, वो भी एक इशू रहता है, इशू रहता है। और जो प्रो LTTE जो ग्रुप्स थे वो भी फेवर इसी इलाम को करते हैं। और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं,
उनका कहना ये है कि अगर श्रीलंका में लास्टिंग पीस कायम करना है, अगर श्रीलंका में एस्टेब्लिश हमें पीस लॉन्ग टाइम के लिए कायम करना होगा या फॉर एवर के लिए कायम करना होगा, तो ये चीज़ें सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन अगर है दैट इज़ द पॉलिटिकल सोल्यूशन। और पॉलिटिकल सोल्यूशन आप ही जानते होंगे, इन पॉलिटिकल सोल्यूशन ये है कि इनके पॉलिटिकल राइट्स को रेस्टोर करना है, इनके पॉलिटिकल राइट्स को रेस्टोर करना है। तो इतना ही नहीं, जो LTTE थी, जब इन्होंने इस मिलिटेंसी को, इस टेररिज्म को थोड़ा बढ़ाया, जब ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का रूप इन्होंने इख्तियार किया, तो इस टाइम बहुत सारी कंट्री जैसे कनाडा, जैसे USA, जैसे यूरोपियन यूनियन, इवन इंडिया ने इसको एज ए क्या किया, एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दी, एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दी। और उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार देने से क्या हुआ, जो इसको फॉरेन फंड्स मिलते थे, जो इसको फॉरेन फंड्स मिलते थे, उसके बाद वो फॉरेन फंड्स मिलना बंद हो गए, उसके बाद ये फॉरेन फंड्स मिलना बंद हो गए। तो आजकल जो प्रेजेंट स्टैट्स मैंने बोला, तमिल्स में इस तरह की जो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी वो नहीं होती है आज। इस तरह से जो ग्रॉस वायलेशन ऑफ राइट्स हो रहा था, ह्यूमन राइट्स या बाकी सिविल पॉलिटिकल सोशल राइट्स, वो नहीं हो रहा है। लेकिन टॉर्चर, बाकी फिजिकल डिस्क्रिमिनेशन अभी भी कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट अभी भी एग्जिस्ट हो रही है। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो मेन स्ट्रीम में चले गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी इस तामिल इल्म को फेवर कर लेते हैं, जो इस तामिल इल्म को फेवर कर ले, और बाद में इस तामिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया। और आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि इंडिया में ऐसी कौन सी UT है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज तामिल है। अगर मैं स्टेट की बात करूँगा ऑब्वियसली आपको तमिलनाडु जहन में आएगा, लेकिन मैं UT की बात कर रहा हूँ। आप मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बोलिएगा कि ऐसी कौन सी UT है इंडिया की जिसमें तामिल एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज है। थैंक यू।